तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर पावर्स। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में दिखाया जाता है जिस दुनिया में ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों ही एग्जिस्ट करते होते हैं, लेकिन ह्यूमंस डेमी ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार करते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और साथ साथ में उनको मारते पीटते भी हैं। तभी हमें हमारी इस स्टोरी का मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम बंजा होता है। वो उन डेमी ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट करता है। वो एक मर्चेंट होता है और वो तभी उसमें से एक बंदे को बुलाता है, एक डेमी ह्यूमन को बुलाता है और कहता है कि आपने मेरा काम किया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी देर तक मेरा इंतजार करिए। और बदले में वो उसे थोड़े पैसे ऑफर करता है, जिसको देख करके सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार ये कैसा लड़का है जो डेमी ह्यूमंस की मदद कर रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं उस डेमी ह्यूमन को जो कि ये मना करता है और कहता है हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बंजा उसे पैसे दे देता है और कहता है जा करके आप लोग तब तक कुछ खा पी लीजिए। इतना सुन करके सभी डेमी ह्यूमंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जल्दी से वो लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद में बंजा अपने आप से कहता है आखिरकार ये सभी लोग एक दूसरे को एक जैसे क्यों नहीं ट्रीट करते हैं और सभी लोग डेमी ह्यूमंस को अलग क्यों मानते हैं। तभी हम देखते हैं उसके साथ में एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम क्वीन होता है, जो कि बंजा से कहती है आखिरकार सभी लोग तुम्हारे जैसे इस दुनिया में नहीं हो सकते हैं, तुम बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग हो। तभी हम देखते हैं बंजा को जिसकी पूरी बॉडी अचानक से चमकने लगती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बंजा को जी की एक नई जगह पे आ गया होता है जहाँ पे उसके चारों तरफ सॉर्सरर्स खड़े होते हैं। तभी उन सभी सॉर्सरर्स का मंत्री कहता है आपका हमारी दुनिया में स्वागत है, हम सभी लोगों ने आपको बुलाया है दूसरी दुनिया से जिससे आप हमारी मदद कर सके डार्क आर्मी से लड़ने में, आप हमारे हीरो हैं। इतना सुन करके बंजा कहने लगता है मैं और हीरो ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन वो मंत्री कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी आपकी पावर्स को टेस्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं एक मैजिकल स्टोन को जिसको एक डेमी ह्यूमन लड़की लेकर के आती है बंजा के पास और उसके ऊपर उसका हाथ रखवाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं जैसे ही बंजा उसके ऊपर हाथ रखता है तभी अचानक से उस मैजिकल स्टोन के ऊपर अचानक से बहुत तेज से रोशनी चमकती है और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्क्रीन खुल जाती है बंजा के सामने जिसमें उसकी पावर्स के बारे में लिखा हुआ था, जिसमें उसकी स्पीड 9 और पावर लेवल 8 था जो कि आम ह्यूमन के जैसे था। जिसको देख करके वो डेमी ह्यूमन लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है एक मिनट, ये तो बस एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है। जिसको देख करके सभी सॉर्सर कहते हैं क्या हमसे कोई गलती हुई है, क्या हम किसी और को ले आए हैं। तभी हम देखते हैं बंजा को जो कि कहता है हाँ हाँ आप लोगों से गलती हुई है, मैंने कहा था ना मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अब चलो मेरी दुनिया में मुझे जल्दी से भेज दो। तभी हम देखते हैं एक और लड़के को, एक और हीरो को जिसको दूसरी दुनिया से बुलाया गया होता है और उसकी पावर और सुपर पावर लेवल और यहाँ तक की स्ट्रेंथ भी सब 999 में होती है। जिसको देख करके मंत्री हो यानी सभी डेमी ह्यूमन लड़कियां भी उसके पास चली जाती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं। जबकि हम देखते हैं इधर बंजा को जिसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा होता है और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं राजा को जो कि उस लड़के को अपना नया हीरो घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि यही वो लड़का है जो कि हमें डार्क आर्मी से बचाएगा। जबकि इधर हम देखते हैं बंजा को जो कि बिल्कुल अकेला ऊपर खड़ा होता है, उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में कोई और दुनिया है या फिर मैं अपनी ही दुनिया के किसी और कोने में आ गया हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बंजा को जिसको एक बोगी में बैठा करके कहीं ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पे बंजा अपने आप से कहता है आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं राजा को जिसके सामने बंजा को बुलाया जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सॉर्सरर को जो कि इधर बंजा से कहता है लगता है हमारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो गई थी जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आ गए और अब हम तुमको वापस नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए राजा ने आदेश दिया है कि तुमको डेवलंजा फॉरेस्ट में भेजा जाएगा। वहाँ पे तुमको एक पैलेस भी दिया जाएगा जहाँ पे तुम अपनी आगे की लाइफ बिता सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम इसके बारे में किसी और को भी ना बताओ कि हमसे कोई गलती हुई है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बंजा को जिसको एक डेमी ह्यूमन उस जगह पे ले जा रहा होता है जहाँ पे बंजा उससे बात करने की कोशिश करता है और वो उस डेमी ह्यूमन से कहता है क्या तुम भी कोई गुलाम हो या ये सब लोग तुम पे अत्याचार करते हैं। इतना सुन करके वो बंदा हंसने लगता है और कहता है नहीं नहीं, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी दुनिया में डेमी ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार किया जाता है और उनको हमेशा अपने ह्यूमन से नीचे दिखाया जाता है और उनको हमेशा नीचा समझा जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं बंजा को जो कि एक बार फिर से उस बोगी में बैठ जाता है। इसके बाद में हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो लोग डेवलंजा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो डेमी ह्यूमन उसको एक बैग देता है और वो कहता है कि ये बैग राजा ने तुम्हें दिया है, इसके अंदर तुम्हारी खाने पीने की सामग्री रखी हुई है। और वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुक जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे डेवलंजा फॉरेस्ट में डार्क आर्मी के बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए
मैं चाहता हूँ कि रात होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद में जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर बंजा उस बैग को देखते हुए सोचता है, ये बैग तो बिल्कुल मेरी दुनिया जैसा है, क्या ये उसी तरह से काम करता है? और उसके ऊपर हाथ रख के उससे समन करता है और हम देखते हैं तभी उसके अंदर जितना भी सामान होता है उसकी लिस्ट बन करके बाहर आ जाती है और वो उस लिस्ट में से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, क्योंकि उसे लगा था कि जरूर उसके यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कुछ स्लाइम्स को जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए आती हैं, जिसको देख करके बंजा कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्या इस दुनिया में भी ऐसा होता है? और ये कहते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो तुरंत ही मारी जाती हैं, लेकिन वो स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि वो स्वॉर्ड तुरंत ही टूट जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं अचानक से उसकी स्क्रीन पर लिख के आता है कि आपका लेवल अप हो चुका है और आप लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। और उसकी स्ट्रेंथ और जो कुछ भी जितनी पावर होती हैं उन सभी के आगे एक सिंबल बन के आने लगता है, जिसको वो नहीं समझ पा रहा होता है। एक्चुअली में वो सिंबल इन्फिनिटी का था, जिसका मतलब ये था कि उसकी ताकत अब अनलिमिटेड हो चुकी है और अब वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं रहा, अब वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा बन चुका है। तभी हम देखते हैं वो उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। तभी उसके स्क्रीन पे इधर लिख के आता है, उसमें लिखा हुआ था कि इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डीमंस और राक्षस रहते हैं, जिनके द्वारा बहुत ज्यादा जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिससे एक नॉर्मल बंदा भी जा करके तुरंत ही नष्ट होकर के मर जाएगा। इसीलिए क्या तुम इसे प्यूरिफाई करना चाहोगे? जिसको देख करके बंजा कहता है, हाँ क्यों नहीं, प्यूरिफाई करने में क्या ही गड़बड़ी है। और हम देखते हैं वो मैजिक का इस्तेमाल करके तुरंत ही उसे प्यूरिफाई कर देता है। तभी अचानक से उसके माउथ के सामने बहुत सारी स्क्रीन बन करके आने लगती हैं, जिसको देख करके वो शॉक हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक राजकुमारी को जो कि कहती हैं, महाराज आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आपने उस प्रिंस को यहाँ से बाहर क्यों निकाल दिया और उसे डेवलंजा फॉरेस्ट में क्यों भेज दिया, जहाँ पे डार्क आर्मी का डेरा है? जहाँ पे राजा कहते हैं वैसे भी वो किसी काम का लड़का नहीं है, उसकी पावर लेवल सब कुछ बिल्कुल जीरो है, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे किसी काम का होगा। तभी हम देखते हैं एक सॉर्सरर को जो कि भागते हुए आता है और वो राजा से कहता है, महाराज अभी अभी दुनिया का सबसे ताकतवर प्यूरिफाइंग मैजिक का यूज किया गया है, जो कि इतना ताकतवर है कि उसका अगर कोई एक बार यूज कर ले तो वो मारा भी जा सकता है। अभी राजा कहते हैं कि हाँ, उधर मैंने अपने नए प्रिंस को जो कि डेवलंजा फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, शायद उन्होंने ही ये मैजिक यूज किया होगा, सच में वो बंदा काबिले तारीफ है। तभी वो सॉर्सरर कहता है, नहीं आप गलत हैं, जिस डायरेक्शन में वो बंदा गया है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा हीरो गया है उस डायरेक्शन में नहीं बल्कि नॉर्थ साइड में वो मैजिक का यूज किया गया है। जिसको देख सुन करके वो दोनों लोग शॉक हो जाते हैं, राजा और मंत्री दोनों ही, क्योंकि उस डायरेक्शन में और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो यानी कि बंजा गया होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बंजा को जिसके सामने बहुत ज्यादा स्क्रीन होती है और बार बार उसकी स्क्रीन पे इन्फिनिटी का सिंबल बन के आ रहा होता है, क्योंकि उसकी पावर लेवल, सुपर नेचुरल पावर, स्ट्रेंथ और मैजिकल पावर सब कुछ इन्फिनिटी हो चुकी होती है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कहता है, आखिरकार ये किस तरह का सिंबल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो ये कहते हुए लेवल अप नोटिफिकेशन ऑफ कर देता है, जिससे बार बार उसको नोटिफिकेशन परेशान ना करे। जिसके बाद में वो कहता है, मैं तो इस देश से निकाल दिया गया हूँ, इसलिए मैं कैपिटल में नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे जाना होगा। क्यों ना मैं ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का यूज करूँ या फिर मैं अपनी बॉडी की शेप बदल लूँ। ये कहते हुए तभी हम देखते हैं उसकी स्क्रीन में एक और मैसेज लिख के आता है, जिसमें लिखा था कि आप बॉडी शेप चेंज कर सकते हैं और ये करने के लिए आपको यस दबाना होगा और एक स्पेल का यूज करना होगा। जहाँ पे वो यस दबा देता है तभी हम देखते हैं उसकी बॉडी एक फीमेल बॉडी में चेंज हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा हॉट लग रही होती है। जिसको देख करके उसके मन में गलत ख्याल आ रहे होते हैं और कहता है, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक बार फिर से वो उस स्पेल का यूज करता है, जिसके बाद में उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, यहाँ तक कि उसे एक नए कपड़े भी मिल जाते हैं। तभी उसके में एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि आप टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर सकते हैं। जिसको सुनकर के वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, मेरी दुनिया में तो टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत अच्छे सॉर्सरर ही यूज कर पाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होते हैं। क्या इस दुनिया में इन सब का उल्टा होता है? मेरी पावर तो बहुत ज्यादा कम है, तो फिर आखिरकार मैं इन सबको क्यों यूज कर पा रहा हूँ? जरूर इस दुनिया में बिल्कुल अपोजिट होता होगा। और ये कहते हुए वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और हम देखते हैं वो सीधे सीधे कैपिटल में पहुंच जाता है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैंने विंड ब्रेकर जैसे सीरीज को भी एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप लोगों ने भी देखना मत भूलना। तो आगे हम देखते हैं इधर बंजा को, जो कि सोचता है मैं तो अब कैपिटल में आ गया हूँ, तो फिर अब मुझे अपने भालन पोषण के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने होंगे, इसीलिए वो वहाँ पे गिल्ड को ढूंढने लगता है। फिर कुछ समय बाद में हम देखते हैं वो एक गिल्ड में जाता है, जहाँ पे वो अपना दाखिला करवाता है, जहाँ पे वो अपना नाम दूसरा बताता है और वो अपना नाम फ्लियो बताता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसीलिए आज से मैं इसे फ्लियो नाम से ही बुलाऊंगा। जहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर बाद में उसको गिल्ड का टोकन मिल जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं तो अभी अभी इस गिल्ड में आया हूँ, तो फिर मुझे इतने बड़े मिशन नहीं मिलेंगे और ना ही मैं अच्छे खासे पैसे कमा पाऊंगा, इसीलिए पता नहीं अब मुझे क्या करना होगा। तभी हम देखते हैं उसी गिल्ड के अंदर एक लड़की को, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और वो सभी लोगों से कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स डेवलंजा फॉरेस्ट की तरफ रहते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पे लिए चलिए। लेकिन वहाँ पे कोई भी उस बच्ची को नहीं ले जा रहा होता है, क्योंकि डेवलंजा फॉरेस्ट में डार्क आर्मी का कब्जा होता है। ये सब देख करके फ्लियो को उसके ऊपर दया आ जाती है, रोज छोटी सी बच्ची के पास जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से
वहाँ पे जल्दी से पहुँचा दूँगा। जैसे ही सभी लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का नाम सुनते हैं वैसे सभी लोग शॉक रह जाते हैं। टेलीपोर्टेशन मैजिक बहुत अच्छे लेवल के सॉर्सरर ही यूज़ कर पाते थे जिसमें उनकी जान भी जा सकती होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम बेलोरिसा होता है और वो कैपिटल के लिए काम करती है और वो फ्लियो के पास आती है और वो कहती है, आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम लोगों को किडनैप करते हो और उनसे बाद में पैसे मांगते हो? तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, जरूर ये लड़कियों के ऑर्गन बेचता होगा या फिर ये लड़कियों को बहुत ज्यादा अलग नजर से देखता है और उनके साथ गलत काम करना चाहता है। तभी बहुत सारी लड़कियां उसके सामने तलवार लेकर के खड़ी हो जाती हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं फ्लियो को जो कि सोचता है, मैं इन्हें नहीं बता सकता हूँ कि मुझे अभी विदेश से निकाला गया है और लोग मुझे यहाँ पे हीरो कहते हैं। इसीलिए वो सभी से कहता है, मैं आप लोगों को बाहर जाकर के टेलीपोर्टेशन मैजिक दिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गली का सीन जहाँ पे वो सभी को ले आता है। तभी बेलोरिसा कहती है, अगर तुमने कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगी। लेकिन फ्लियो कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं अभी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता हूँ। और ये कहते हैं वो एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिससे वो तुरंत ही सभी लोग डेवलंजा फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इतने कम उम्र के लड़के का टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करना बिल्कुल असंभव था। तभी एक लड़की कहती है, क्या तुम सच में हाई लेवल के सॉर्सरर हो? जरूर ऐसा ही होता होगा। तभी बेलोरिसा और सभी की सभी लड़कियां उसको सॉरी बोलती हैं, उसके सामने झुक जाती हैं। तभी हम देखते हैं छोटी सी बच्ची को जो कि इधर फॉरेस्ट के पास जाती है और वो फ्लेव से पूछती है, यहाँ पे तो बहुत बड़ी मात्रा में डीमन ऑरा था, तो आखिरकार एकदम से वो इतना सारा डीमन ऑरा कहाँ पे गायब हो गया? तभी हम देखते हैं फ्लियो से बताने वाला होता है कि उसने प्यूरीफाइंग मैजिक का यूज किया है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पे अलर्ट आ जाता है और वो कहता है कि किसी डीमन को ये खबर देना बिल्कुल ही गलत है। तभी हम देखते हैं बेलेरोसा को जो कि उस लड़की के सामने अपनी तलवार लेकर के खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मुझे पता चल गया है तुम कौन हो, जल्दी से बाहर आओ। लेकिन हम देखते हैं छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो एक डेविल स्माइल देती है और वो एक बड़े से वॉल्फ में चेंज हो जाती है जिसका नाम फेनरिस होता है। वो कहती है, तो तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और हम देखते हैं वो अपना डीमन ऑरा रिलीज करती है जिसकी वजह से सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं सिर्फ उसके ऑरा को सूंघ करके ही। लेकिन हम देखते हैं फ्लू अभी बिल्कुल वैसे के वैसा ही खड़ा होता है और वो सभी लोगों को अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से कैपिटल में एक बार फिर से वापस भेज देता है। जिसके बाद में फ्लू कहता है कि अब मुझे इससे लड़ना होगा, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। लेकिन फेनरिस कहती है, तुमने इनको भेज करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है फ्लियो को जो कि अपनी सारी चीट स्किल को बाहर निकाल लेता है। तभी हम देखते हैं फेनरिस को जो कि बहुत ही गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फ्लियो फिर से ट्रांसपोर्टेशन मैजिक की वजह से उसके पीछे आ जाता है और उसके पीछे लैंड करता है। जिसके बाद में फिर से गुस्से से फेनरिस उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन फ्लियो इस बार स्टोन मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उसके सामने एक बड़ा सा पहाड़ आ जाता है और फेनरिस को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वो कहती है, तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर हम देखते हैं इस बार फ्लियो ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से फेनरिस ग्रेविटेशनल मैजिक के नीचे दब जाती है और अब वो उठ नहीं पा रही होती है। और वो फेनरिस को कंट्रोल करने के लिए फ्लियो बहुत सारे मैजिक को बाहर निकालता है और वो पूछता है कि कौन सा मैजिक बेटर रहेगा इसको दबाने के लिए जिससे मेरे सारे कहने माने। जहाँ पे उधर से ऑप्शन आता है कि आप सब्जेक्शन मैजिक का यूज कर सकते हैं जिसको ज्यादातर लोग पालतू कुत्तों को पालने के लिए करते हैं और डेमी ह्यूमंस को भी पालने के लिए करते हैं, जिससे तुम उनके सभी के सभी इरादों और सभी के सभी ख्वाबों को अपने हाथों से डिसाइड कर सकते हो कि वो लोग क्या करेंगे और क्या नहीं। लेकिन फ्लियो उस मैजिक को यूज करने से मना कर देता है क्योंकि वो कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाह रहा होता है। जबकि इधर फेनरिस बार बार प्रोटेक्शन मैजिक का यूज करके उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके सारे मैजिक ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे सारे के सारे नष्ट हो रहे होते हैं और वो अपने आप को बचा नहीं पा रही होती है। और इधर बार बार फ्लियो को सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा होता है कि वो सब्जेक्शन मैजिक का यूज कर ले, लेकिन वो बार बार कहता है नहीं कुछ भी हो जाए मैं इस मैजिक का यूज नहीं करूंगा। जबकि इधर हम देखते हैं फेनरिस को जो कि बहुत सारा मैजिक एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से वहीं पे भी बेहोश होकर के गिर जाती है और वो फ्लियो से कहती है, चलो अब मैं हार गई, मैं सरेंडर करती हूँ, लो अब तुम जो चाहो मेरे शरीर के साथ कर सकते हो और अब तुम मुझे आसानी से मार सकते हो। लेकिन हम देखते हैं फ्लियो को जो कि उसके ऊपर से मैजिक हटा देता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी भी मारना नहीं चाहता था और ना ही मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही फेनरिस कहती है, वैसे तो ज्यादातर ह्यूमन मुझे देखते ही डीमंस को देखते ही उन्हें मार देते हैं, तो फिर अगर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो फ्लियो बताता है कि मेरे सामने ह्यूमन हो, डीमन हो या डेमी ह्यूमन हो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। इतना सुनते ही फेनरिस बिल्कुल ही ज्यादा शांत हो जाती है और हम देखते हैं अचानक से वो एक ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी ह्यूमन फॉर्म देख करके फ्लियो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो फेनरिस को देखता है जिसने बिल्कुल भी ये कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, क्योंकि अब वो ह्यूमन फॉर्म में आ गई होती है, इसीलिए वो तुरंत ही उसको वो कपड़े पहना देता है और वो कहता है, हमेशा याद रखना जब भी तुम ह्यूमन फॉर्म में आना तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ कपड़े पहन के रखना। और वो कहता है, एक मिनट, मेरे शायद मैजिक बॉक्स में कुछ कपड़े होंगे। और ये कहते हुए कपड़े निकालने के लिए जाता है,
लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि फेनरिस वहीं पे ही बेहोश हो चुकी है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करने की वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि अपनी मैजिक मिस्ट्री बॉक्स में सारी के सारी मैजिकल स्पेल्स को देख रहा होता है कि वो किनका यूज़ कर सकता है। फिर उसी समय याद आता है कि कैसे जब वो गिल्ड में था और उसने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक की यूज़ की तो सब लोग शॉक रह गए थे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन मैजिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है और वो सोचता है कि आखिरकार इतना पावरफुल मैजिक मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ। जबकि इधर हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि अब उठ चुकी होती है और वो देखती है कि उसके बगल में कुछ कपड़े रखे हुए होते हैं और वो जल्दी से उन कपड़ों को पहन लेती है और वो सोचती है कि अगर इसके अलावा कोई और होता तो जरूर वो इसे मार देता। जिसके बाद में हम देखते हैं वो कपड़े को पहन करके बाहर जाती है और वो कहती है, फ्लियो तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बख्शी। और वो कहती है कि आप मुझे अपना मास्टर बनाएंगे क्योंकि अब मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप एक स्ट्रॉन्ग बंदे भी हैं, इसलिए मैं आपकी अगर शिष्य बनूंगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। तो फिर वो अपना इनोसेंट सा फेस बनाने लगती है और अजीब सी प्यारी सी आवाज़ निकालने लगती है। तो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ पे पिघल जाऊंगा। इसके बाद में हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि गुस्से से अपने नाखूनों को बाहर निकालते हुए अपनी गर्दन पे रखती है और वो कहती है, अगर आप मेरे मास्टर नहीं बने तो फिर मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर फ्लियो रोकता है और कहता है, चलो ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम अपने आप को कुछ मत करना। इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, सच में आप कितने ज़्यादा अच्छे हो। लेकिन हम देखते हैं फ्लियो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो कहता है, मेरे साथ रहने से तुम्हें सिर्फ नुकसान ही होगा और कुछ नहीं। और वो बताता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया से आया है और लोग उसे इस दुनिया में हीरो कहते हैं। लेकिन जब पता चला सभी लोगों को कि उसके पास पावर नहीं है तो सभी लोगों ने और राजा ने उसको यहाँ पे बाहर भेज दिया है और वो यहाँ पे भेष बदल करके रह रहा है। और वो फिर अपना ट्रू फॉर्म भी दिखाता है कि कैसे वो रियलिटी में दिखता है। लेकिन फेनरिस को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है, मैं जब भी जाऊंगी आपके साथ ही रहूंगी। और ये कहते हुए उसको कस के हग कर लेती है। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं वहाँ पे हीरो आता है और वो राजा को रिकॉर्ड देता है, जहाँ पे राजा पूछते हैं कि आखिरकार हमारी आर्मी का क्या हुआ। तो फिर वो हीरो कहने लगता है, मुझे नहीं पता, तुम्हारी आर्मी बिल्कुल ही खराब है। वो छोटे मोटे भालुओं से डर करके वैसे भागने लगी जैसे वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा डरती है। अगर मैं वहाँ पे ना होता तो पूरी की पूरी आर्मी आपकी खत्म हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पे था तो मैं कुछ आदमी को वहाँ से बचा करके ले आया, नहीं तो वो भी जिंदा नहीं बचते। और वो ये कहते हुए गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर एक सिपाही राजा को सही बात बताता है कि कैसे ये बंदा यानी हीरो पूरी आर्मी को आगे कर दिया था और सिर्फ अपना पीछे खड़ा हुआ था। और जैसे ही उन साइको बियर ने हम सभी पे अटैक किया तो ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उल्टा ये हम लोगों के ऊपर सारा इल्जाम लगा रहा है। ये सब सुन करके राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हीरो को, जो कि बहुत ही गुस्से से अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और वो कहता है, मैं इतने समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो फिर आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही है, मेरा लेवल यहीं पे क्यों अटक गया है। और ये सब सोच करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी मेड, जिसको राजा ने उसे दिया होता है, वो वहाँ पे आ जाती है, जो कि काफ़ी सेक्सी लग रही होती है। इसके बाद में हीरो कहता है, ठीक है, चलो अब तुम्हारे रूम में चलने का समय हो चुका है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो को, जो कि इधर फेनरिस को मार्केट में लेकर के आया होता है और वो कहता है, पहले तो हमें अच्छे खासे पैसे कमाने होंगे। तभी हम देखते हैं एक सब्जी वाला उन दोनों को कपल कह के बुलाता है और वो कहता है, चलो अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले जाओ। इसके बाद में जैसे ही फेनरिस को पता चलता है कि ये बंदा कह क्या रहा है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। इसके बाद में फ्लियो कहता है, वैसे ये चीज़ सही रहेगी क्योंकि तुम एक डीमन हो और जब सभी को पता चलेगा कि हम लोग मैरिड हैं तो फिर किसी को भी तुम पे शक नहीं होगा। इसको सुनकर के फेनरिस और ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी से शादी करना सच में ये बहुत ही ज्यादा कूल बात है और अगर मैं आपकी वाइफ बनी तो मेरे लिए कितनी खुशनसीबी की बात होगी। और ये कहते हुए उसको कस के हक कर लेती है और अब वो उसको मास्टर की जगह डार्लिंग कह के बुलाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गिल्ड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं इधर फ्लियो को, जो कि इधर फेनरिस को भी गिल्ड का मेंबर बना देता है, उसको टैग दिलवाता है और वो कहती है, सच में इंसान बहुत अजीब है। ये इंसान टोकन के जरिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर करते हैं। और फिर वो बताती है कि कैसे जब हमारे वहाँ किसी की शादी होती है कि तब दोनों फॉक्स एक दूसरे को हड्डी चबा के खाते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे हमेशा के लिए उनके बीच में प्यार बना रहता है। ये सब बताते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, जबकि फ्लियो सोच रहा था, एक मिनट, क्या अब मुझे हड्डी खानी पड़ेगी। इसके बाद में तभी हम देखते हैं इधर फेनरिस को, जहाँ पे वहाँ की टेंडर उससे पूछती है कि आखिरकार आप इसमें अपना नाम क्या लिखवाएंगी। तो फिर वो तेज से बोलने जा रही होती है कि मैं फेनरिस, इस दुनिया की सबसे ताकतवर डीमन। तभी लियो उसको बीच में रोक देता है, उसका नाम दूसरा लिखवा देता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और वो उससे माफी मांग रही होती है और कहती है, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, शायद मैं तो भूल गई थी कि अब मुझे ह्यूमन फॉर्म में रहना है तो मुझे अपना असली नाम नहीं बताना होगा। और वो उससे सॉरी बोल ही रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ की एक लड़की बहुत तेज से कहती है, नोटिस नोटिस नोटिस, बहुत सारे साइको बियर नॉर्थ एरिया में पाए गए हैं जिनको जो कोई बियर आएगा उसको 10 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। और हमारे हीरो खुद उसको हराने के लिए गए होते हैं लेकिन वो उसे नहीं हरा पाते हैं, इसीलिए अब ये काम आपके पास आया है।
जो कोई भी उन साइको बियर को हराएगा उनको 10 गुना ज़्यादा प्राइस मिलेगा। इतना सुनते ही फ्लियो सोचने लगता है कि अगर हीरो से नहीं हरा पाया तो फिर मैं कैसे हराऊंगा, मेरे लेवल तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ पे ये वही हीरो है जो कि हमें राजा के पास दिखाया गया होगा। आपको स्क्रीन में उसकी फ़ोटो दिख रही होगी। लेकिन तभी फेनरिस अपना मुँह बनाते हुए कहती है, "क्यों? आखिरकार तुम मुझसे क्यों नहीं हरा सकते हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम उसे बिल्कुल हरा दोगे और अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो मैं उसे जिसके बाद में तुम्हारा नाम उस पे लगा दूँगी जिससे सभी लोगों को लगेगा कि तुमने उसे हराया है। सच में ऐसी बीवी मिल जाए तो आखिरकार मुझे क्या ही चाहिए होगा।" इसके बाद में हम देखते हैं वो लोग उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो साइको बीर पाए गए होते हैं। जिसके बाद में फ्लियो उसे घर दिखाते हुए कहता है कि ये घर हमें गिल्ड ने दिया है, हम इसे यहाँ पे तब तक रह सकते हैं। तभी कुछ दूर पे उनको साइको बीर दिखते हैं जो कि 4 लोगों को घेर करके खड़े होते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि बेलोरिसा की टीम होती है जो कि उन सभी से लड़ रही होती है। लेकिन वो बियर उन सभी पे हावी पड़ रहे होते हैं और साथ-साथ में वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, उसको एक भालू इंजर्ड भी कर देता है, उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी लियो उसके ऊपर अपनी थंडर स्ट्राइक से अटैक करता है जिससे वो सारे के सारे भालू मारे जाते हैं और उसमें से एक भालू जो बच गया होता है वो फिर से उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी फिनरिस सिर्फ उसके ऊपर कूद जाती है जिसकी वजह से वो भालू वहीं पे ही मर जाता है, जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी बेलोरिसा जब फ्लियो को देखती है तो कहती है, "सर, क्या आप फिर से यहाँ पे आ गए? सच में आपकी मैजिकल पावर तो सच में कमाल की है।" और पूछती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तो फ्लियो सभी को बताता है कि वो उसकी सबऑर्डिनेट है और वो उसके साथ रहेगी। इतना सुन करके फिनिश बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने मन में सोचती है, डार्लिंग आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और सबको मेरी असली फॉर्म क्यों नहीं बताया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी एक साइको बियर उसके पीछे से आ जाता है और फ्लियो बहुत तेज से चिल्लाता है, फेनरिस पीछे देखो। लेकिन फेनरिस बहुत ज़्यादा गुस्से से उस भालू की तरफ देखती है। उसकी आंखें देख करके वो साइको बियर डर जाता है और वो सरेंडर कर देता है। इसके बाद में वो अपनी क्यूट सी आंखें बनाने लगता है जिससे वो लोग साइको बियर को ना मारे। इसके बाद में फेनरिस कहती है, क्यों ना हम इस साइको बियर को अपना पेट रख लें। इतना सुनकर के वो चारों के चारों लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार ये लोग कौन हैं? ये लोग साइको बियर को अपना पेट रखेंगे? सच में ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं। इसके बाद में फ्लियो उसके ऊपर अपना एक मैजिक परफॉर्म करता है जिसकी वजह से वो साइको बियर एक रैबिट में चेंज हो जाता है और वो एक नॉर्मल से रैबिट में बदल जाता है। जिसके बाद में फेनरिस उसको अडॉप्ट कर लेती है और वो साइको बियर से कहती है, चुपचाप ऐसे ही बैठना, समझे। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो सभी लोग घर में आ जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं काली लड़की अपना नाम बताती है ब्लॉसम। इसके बाद में वो चारों लड़कियां सभी को इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद में बेलोरिसा फ्लियो को बताती है कि जब इन सभी साइको बियर ने मिलकर के हमारे हीरो को हरा दिया। इसके बाद में जब हमारा हीरो राजा के पास गया तो उसने बताया कि यहाँ के सारे नाइट और सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। वो एक नॉर्मल से डीमन से हार गए, इसीलिए उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद में राजा ने ऐलान किया, जब तक तुम के सभी सिपाही लोग उन साइको बियर को मार नहीं दोगे तब तक तुम सभी लोग चैन की सांस नहीं लोगे। जिसकी वजह से हम लोग उन साइको बियर को मारने के लिए आए होते हैं। और फिर वो बेलोरिसा फ्लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको लड़ना सिखाएं। इतना सुनकर के फ्लियो अपने मन में सोचता है, मेरे को खुद नहीं आता है लड़ना तो फिर मैं इनको क्या ही सिखाऊंगा। इधर हम देखते हैं फेनरिस को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, उसके अंदर से डीमन और बाहर निकल रहा होता है जिसको देख करके फ्लियो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। और फेनरिस कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई दूसरे के हस्बैंड पर नजर डालने की। इतना सुनते ही फ्लियो जान जाता है कि वो क्यों गुस्सा है और वो सभी को बताता है कि ये मेरी सबऑर्डिनेट नहीं बल्कि ये मेरी वाइफ है। जिसको सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं इतना सुनते ही फेनरिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है, डार्लिंग आखिरकार आप इनकी मदद करेंगे, मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। और ये कहते हुए उनको हक कर लेती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें डार्क आर्मी के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक मियो नाम की लड़की को जो कि इधर डार्क आर्मी के राजा के पास आती है और उनसे बताती है कि डेवलांजा फॉरेस्ट में कुछ समय पहले प्यूरीफाइंग मैजिक यूज किया गया है जिसकी वजह से वहाँ का सारा डीमन और काफी सारे लोग मारे भी गए हैं। और ये ना ही राजा के द्वारा कराया गया है ना ही किसी हीरो ने किया है, ये कोई नॉर्मल से बंदे नहीं किया है। इतना सुन करके डीमन गॉड यानी डार्क लॉर्ड बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं और वो कहते हैं, एक नॉर्मल सा बंदा उसने ये कर दिया, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसके पास इतनी ताकत है कि वो हम सभी को एक झटके में मार सकता है। इसीलिए वो फ्लियो को जल्दी से जल्दी पकड़ने का आदेश देते हैं। पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इधर फेनरिस जो इधर फ्लियो के बेड के पास में होती है और जैसे उसकी आँख खुलती है तो फ्लियो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर हम देखते हैं तभी उसे कुछ याद आता है और फिर हम देखते हैं कल रात का सीन जहाँ पे हम देखते हैं फेनरिस को जो कि उसके पास लेटती है और कहती है, चलो अब मेरे बेड पे आ जाओ, और उसको अपने साथ लेटने के लिए इनवाइट करती है लेकिन वो मना कर देता है। इसको देख करके वो शॉक हो जाती है और कहती है, अब तो तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है, भले ही हम लोग की शादी हो चुकी है लेकिन एक सही स्टेट होती है ये सब करने की। और ये कहते हुए बाहर जाने लगता है लेकिन फेनरिस क्यूट सा फेस बना देती है और वो कहती है, अगर तुम बाहर गए तो सभी को पता चल जाएगा
कि हम दोनों लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, और ये कहते हुए वो वहीं पे ही लेट जाता है। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं फेनिक्स को, जो कि उसके पास आती है और कहती है, डार्लिंग चलो अब सुबह हो चुकी है, अब तुम्हारे कपड़े बदलने का समय हो चुका है। उसके कपड़े बदलने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर बेली रोसा आ जाती है और ये सब देख करके शॉक हो जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, और ये कहते हुए एकदम से दरवाजा बंद कर लेती है। तो इधर वो कहता है, एक मिनट, क्या इसने गलत समझा? तो फेनिक्स कहती है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेलिरोसा को, जो कि एक बीच से लड़ रही होती है, लेकिन वो अपना वहाँ पे इंट्रो देने लगती है और कहती है, मैं बेलिरोसा, अपनी आर्मी के एक कमांडर। ये कहते हुए उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है, वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं ब्लॉसम को, जो कि बहुत जोश जोश में उसके सामने अपनी तलवार को रख देती है और कहती है, यहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। लेकिन जब वो ऊपर देखती है, उसका साइज, जिसको देख करके उसके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तभी हम देखते हैं उस विच को, जो कि इधर ब्लॉसम के सामने एक शील्ड को बना देती है, जिससे ब्लॉसम कुछ देर के लिए तो बच जाती है। लेकिन तभी इधर फ्लियो कहता है, आर्चर से जल्दी, अब तुम्हारा समय आ चुका है इससे लड़ने का। हम देखते हैं तुरंत ही आर्चर अपने क्रॉसबोस के ऊपर मारती है, लेकिन वो तुरंत ही वहीं पे लड़के टूट जाता है, जिसको देख करके वो शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं इधर विच की भी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तभी वो बीस्ट उन सभी पे हावी हो जाता है और सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर फ्लियो कहता है, लगता है इन लोग को सिखाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फेनिक्स को, जो कि सभी लोगों के लिए खाना बनाती है, और जब फ्लियो उस खाने को देखता है तो शॉक रह जाता है, क्योंकि वो कच्चा मीट था जिसमें डीमंस की बू आ रही होती है। तभी वो कहता है, क्या सच में हम ये खाने वाले हैं? और फ्लियो अपनी बीवी की तरफ से सबसे माफ़ी मांगता है और वो कहता है, तुम लोगों के लिए मैं कुछ खाना बना देता हूँ, और जिसमें बेलडोसा कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। इधर हम देखते हैं उन दोनों के जाने के बाद में फेनिक्स कहती है, मेरे हिसाब से कच्चा मीट तो सबसे बेस्ट रहता है ना, आखिरकार ये लोग तो फिर भाग क्यों गए? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेलूरूसा और फ्लियो दोनों मिलकर के बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जिसको देख करके हम देखते हैं फेनिक्स थोड़ा जेलस होती है बेलूरिसा से, जहाँ पे सभी लोग बेलूरूसा की कुकिंग स्किल की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन इधर फेनिक्स कहती है, आखिरकार ये घास फूस कौन खाता है? घास फूस तो वो डीमन खाते हैं जिनके अंदर शक्ति नहीं होती है किसी को मारने की। तभी फ्लियो कहता है, चलो तुम खा के तो देखो। और जैसे ही फेनिक्स उस खाने को खाती है, वो शौक रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और वो कहती है, तो फिर अगली बार से तुम लोगों के लिए खाना मैं बनाऊंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो और फेनिक्स को, जो कि दोनों लोग गिल्ड में आए होते हैं, बहुत सारे बीस्ट को मार करके लाए होते हैं, जिससे उन्हें कॉइन्स मिल सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फेनिक्स को, जो कि इधर फ्लियो से कहती है, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि इधर फ्लियो से कहता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहते हुए वो फ्लियो को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद में फेनिक्स एक लिस्ट निकालती है जिसमें कुकिंग स्किल का ऐड होता है, और वो कहती है, मैं जरूर ह्यूमन की कुकिंग स्किल सीख करके रहूंगी। और ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि फ्लियो को ऑफर देता है और कहता है कि हमारी अब आर्मी के कमांडर तुमको अपनी आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे बड़े से बड़े लेवल के मैजिक बीस्ट को मारने के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसीलिए हमारे राजा और हमारी आर्मी के कमांडर चाहते हैं कि तुम हमारी आर्मी में ज्वाइन करो। लेकिन फ्लियो सोचता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, तो फिर मैं किसी के साथ और किसी के खिलाफ क्यों लड़ूं? और ऊपर से फेनिक्स, जो कि डीमन आर्मी से है और डार्क आर्मी से है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ भी नहीं जा सकता हूँ, ना कि मैं उनके लोगों को मार सकता हूँ। इसीलिए वो उस इश्यू को मना कर देता है और कहता है, सॉरी, मैं आपकी आर्मी में ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ। और हम देखते हैं जब वो गिल्ड के बाहर निकलता है, तो देखते हैं फेनिक्स को, जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। तो फिर जल्दी से वो जा करके उससे पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम्हारा किसी बीस्ट से सामना हुआ? क्या तुमने कहीं पे लड़ाई की है? लेकिन वो कहती है, नहीं। तभी हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो कुकिंग स्किल सीखने गई थी, जहाँ पे जब वो टमाटर काटने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो जैसे ही टमाटर को पकड़ती है, अचानक से वो टमाटर फूट करके उसके पूरी मुंह पे गिर जाता है। और जब वो अपने मीट में मसाला डालती है और नमक डालती है, तो पूरा नमक उस मीट के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद में वो कहती है, अब धीरे धीरे इस खाना को पकाओ। लेकिन जैसे ही वो आग लगाती है, वो आग इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा का पूरा घर ही ढक जाता है, पूरे की पूरी उस जगह में आग लग जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, और म्यूजिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जहाँ पे वो हीरो रह रहा होता है। और हम देखते हैं वो हीरो पूरी तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ होता है, जहाँ पे वो लड़कियाँ उसी हीरो के बारे में बता रही होती है, जो कि लगातार मैजिक बीस्ट को मार रही होती है। और हम देखते हैं उसके असिस्टेंट और जो उसकी नौकर होती है, वो कहती है कि वो हीरो सच में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, जो कि गिल्ड के द्वारा बहुत सारे लोगों को मार रहा है। जहाँ पे वो हीरो कहता है, तो फिर उस लड़के को तुम यहाँ पे ले आओ और मैं उसको अपना राइट हैंड बना लूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं अभी भी आर्मी के लोग फ्लियो के पास आ रहे होते हैं, जिससे वो उसको आर्मी में ज्वाइन करवा पाए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी फ्लियो आर्मी में जाने के लिए मना कर देता है, भले ही वो उसको कितना भी पैसा और कितनी भी दौलत उसको क्यों ना दे। जहाँ पे हम देखते हैं फेनिक्स को, क्योंकि फ्लियो से कहती है, ये लोग 1 महीने से लगातार तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्यों ना मैं इनको डरा करके यहाँ से भगा दूं, जिससे ये लोग कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लॉसम को, जो कि खेती कर रही होती है और बहुत सारी गोभी को उगा रही होती है,
वहीं पे हम देखते हैं उस बियर को जो कि मस्ती से उस गोभी को खा रहा होता है, जहाँ पे ब्लॉसम फ्लू से कहती है कि तुम आखिरकार हम लोगों को इतनी मेहनत से ये लड़ाई करने की कला सिखा रहे हो, तो फिर बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इन सब्जियों को लगा रही हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फेनरिस को जो कि आर्चर को आर्चरी करना सिखा रही होती है। और इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लू को जो कि विच के पास आता है और वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये रिंग बनाई है। इसके अंदर बहुत सारी मैजिक पावर्स हैं, इसको जब तुम होल्ड करोगी तो तुम्हारी अंदर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं विच उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेती है, लेकिन जब वो वहां से चला जाता है तो वो उस रिंग को अपनी राइट फिंगर में पहनने लगती है, जिस फिंगर में मैरिड रिंग को पहना जाता है। जिसको देखते ही फेंडिस उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है अगर तुमने उस रिंग को अपनी मैरिड फिंगर में पहन लिया तो मैं तुमको छोड़ने नहीं वाली हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेलरूसा को जो कि एक सी लेवल के डीमन से लड़ रही होती है और वो बार बार फ्लू को हेल्प के लिए बुला रही होती है। तभी फ्लू उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा होता है, तभी हम देखते हैं फेंडिस गुस्से से उस डीमन को अपने हाथ से ही मार देती है और बेलरूसा को गुस्से से कहती है अगर तुमने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसका इतना डरावना चेहरा देख करके बेलोरिसा का पूरा फेस ब्लू हो जाता है, पूरा का पूरा फेस नीला पड़ जाता है। इधर हम देखते हैं एक लड़की को जो कि और कोई नहीं बल्कि डार्क आर्मी की मेंबर होती है, जिसका नाम म्यू होता है। वो ये सब कुछ देख रही होती है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फेंडिस को जिसने आज खाना बनाया होता है और फ्लो उसकी तारीफ भी करता है। जिसके बाद में फेंडिस बताती है कि जितनी बार भी तुम गिर गए थे उसी बहाने से मैं वहाँ पे कुकिंग स्किल सीखने जाया करती थी। और जब फ्लो को खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है तो फेंडिस उसको कस के हक कर लेती है। और हम देखते हैं मियाओ को जो कि ये सब देख करके शौक हो जाती है और वो कहती है एक मिनट, क्या ये वही फेंडिस है जिससे पूरी की पूरी डीमन आर्मी डरा करती थी? और ये लेडीज लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर महिला है, इसे हराना कोई नॉर्मल बंदे की बात नहीं है। वो ये कह रही होती है, तभी हम देखते हैं फेंडिस उसके पीछे आ जाती है और कहती है म्याओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं म्याओ को घर में लाया जाता है और फ्लू उसको अच्छे से खाना पीना खिलाता है। जिसके बाद में इधर फेंडिस उसको सारी बात बता देती है कि कैसे अब वो उसका हस्बैंड बन चुका है फ्लू, और वो उसको सारी बात बता देती है और कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सब देख करके म्याओ बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो कहती है एक मिनट, क्या फेंडिस ने शादी कर ली? इसके बाद में हम देखते हैं म्याओ को जो कि इधर फ्लू की ताकत को आजमाने लगती है और उसकी पावर लेवल का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं पता कर पाती है। और फिर वो कहती है फेनरिस से क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार डेवलंजर फॉरेस्ट में अचानक से डीमन आर्मी का जो ऑरा था वो क्यों खत्म हो गया? तभी फ्लू बताने लगता है हाँ हाँ वो मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्यूरिफाइंग मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। इतना सब सुन करके म्याओ बिल्कुल शॉक हो जाती है और फेनरिस से कहती है एक मिनट, क्या तुम्हें पता है यही वो बंदा है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है? एवलांजा फॉरेस्ट में तुम्हारे भाई ने कैंप लगा के रखा था और जब इसने प्यूरिफाइड मैजिक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी आर्मी और पूरा कैंप मारा गया। ये सब सुन करके फ्लो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट, ये सब तुम क्या कह रही हो? और वो फेनिस से पूछता है और कहता है क्या सच में तुम्हारा भाई वहाँ पे था? तभी फेनिस कहती है हाँ वो ऐसा था, लेकिन मैंने तुम्हें इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज्यादा बहादुर था और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन उसकी मौत पे रोए, इसीलिए मैंने तुम्हारे इसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताया। इधर हम देखते हैं बेलोरिसा ब्लॉसम ये सब कुछ चुपके से सुन रहे होते हैं। ये सब सुन करके उनका चेहरा नीला पड़ गया होता है। तभी हम देखते हैं मियाओ को जो कि इधर फ्लो से कहती है चलो, क्योंकि तुम फेनिस के हस्बैंड हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो फ्लू को मारने के लिए उससे आगे बढ़ती है और वो लोग मैदान में आ जाते हैं और वो अपना सबसे जहरीला वेनम उसके ऊपर यूज करती है और साथ साथ में नीचे उसके फॉर्मेशन में लगा देती है और स्पेल का यूज करती है जिससे वो उसको दोनों अटैक से मार सके। लेकिन फ्लो तुरंत ही अपनी एक ही पावर फोर्स की मदद से उसके सारे के सारे फॉर्मेशंस को तोड़ देता है और वो एक फॉर्मेशन बनाता है जिसकी वजह से वो म्यो को उस फॉर्मेशन में बांध लेता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो सरेंडर नहीं कर देती है। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फ्लो और फेनरिस को जो कि कहते हैं मैंने तुम्हें पहले इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि फेनरिस एक डीमन है, इसीलिए तुम लोग कैसा रिएक्ट करोगे, इसलिए मैंने फेनरिस के बारे में तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो कैपिटल को फेनरिस के बारे में सब कुछ बता सकते हो। लेकिन बेलोरिसा कहती है क्योंकि तुम लोगों ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी कैपिटल को इस बारे में नहीं बताएंगे, इसीलिए तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये सब सुनकर के फेनरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसको बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं बाहर बहुत सारे ड्रैगन उस घर के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि म्यू होती है जो कि इधर डार्क आर्मी की लाइट आर्मी को लाई होती है जिससे वो फ्लू को मार सके। ये सब सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ड्रैगन को देखा होता है, जबकि इधर हम देखते हैं फ्लू को जो कि ड्रैगन को देख करके खुश हो जाता है और कहता है एक मिनट, ये सब ड्रैगन है? ये सब देख करके इधर म्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ड्रैगन को देख करके फ्लू बहुत ज्यादा घबरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है।
और इधर हम देखते हैं फ्लियो को, जो कि फेनिक्स को बताता है कि मेरी दुनिया में मैंने कभी भी ड्रैगन्स को नहीं देखा, लेकिन इस दुनिया में ड्रैगन्स को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हम देखते हैं ये सब सुन करके म्यू बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो अपने ड्रैगन से वहाँ पे अटैक करने के लिए कहती है। और इधर हम देखते हैं सभी ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी फ्लियो एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इंद्रा फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन सभी ड्रैगन के ऊपर बिजली गिराता है। और हम देखते हैं चुटकियों में आधे से ज्यादा ड्रैगन वहीं पे ही गिर करके मारे जाते हैं और कुछ ड्रैगन तो ये सब देख करके डर के वहां से भागने लगते हैं और म्यू ये सब देख करके शॉक हो जाती है। इधर हम देखते हैं डार्क आर्मी के किंग को, जो कि ये सब कुछ एक खोपड़ी के जरिए देख रहा होता है और ये सब देख करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और हम देखते हैं वो अपनी जगह से आज पहली बार उठ जाता है और वो एक फॉर्मेशन बनाता है और वो कहता है अब हम अपना आखिरी कदम चलेंगे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि फ्लियो से कह रही होती है तो तुमने यहाँ पे बैरियर बना दिया, चलो अब अच्छा है कि वो बिल्ली यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ पे आती है मेरा उसको देख करके दिमाग खराब हो जाता है। अगर वो अगली बार यहाँ पे आई तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद में हम देखते हैं ब्लॉसम और उसके साथ में उसकी टीम को, जहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉसम को टैग मिल चुका होता है ड्रैगन स्लेयर का, क्योंकि पिछली बार एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लियो ने कैसे अपनी पावर की मदद से, सिर्फ एक फावड़े की मदद से एक ड्रैगन को मरवा दिया था, वो भी ब्लॉसम के हाथों से, जिसकी वजह से ब्लॉसम को ड्रैगन स्लेयर का टैग मिल गया होता है। तभी हम देखते हैं द बेलोरिसा को, जो कि वहां से जाने लगती है और वो कहती है मुझे ट्रेनिंग पे जाना है। और ये सब सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी मुसीबतें पार करने के बाद भी बेलोरिसा अपने टाइम पे ट्रेनिंग कर रही होती है और सभी लोग कहते हैं कि हम लोग को भी बेलोरिसा जैसा बनना चाहिए। और इधर हम देखते हैं बेलोरिसा को, जो कि जब ट्रेनिंग पे जा रही होती है वो बहुत तेज तेज से रो रही होती है और वो कहती है मुझे भी ड्रैगन स्लेयर का टैग चाहिए, क्योंकि आखिरकार ड्रैगन स्लेयर का टैग मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ड्रैगन स्लेयर का टैग आने से एक नॉर्मल सा भीख मांगने वाला बंदा भी नोबल फैमिली में जा सकता है। और वो कहती है कि मैं पहले की तरह अपने नोबल हाउस में रहना चाहती हूँ, जैसे जब मेरे पापा एक इलाइट सोल्जर थे, वैसे ही लाइफ में एक बार फिर से जीना चाहती हूँ और मैं अपनी फैमिली को गर्व कराना चाहती हूँ। और इधर हम देखते हैं वो ये सब सोच रही होती है, तभी वो देखती है उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि बहुत मिस्टीरियस लग रहा होता है और वो अपनी तलवार पे अपना हाथ रखते हुए उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। और जब वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे फेनरिस से मिलने के लिए आया हूँ, तो वो उसकी तरफ अपनी तलवार कर देती है और कहती है तो तुम एक डीमन हो जिसने डार्क आर्मी से अपना नाटा तोड़ दिया है, तो फिर आखिरकार तुम फेनरिस से इस बार क्या करने के लिए आए हो, आखिरकार तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो। जहाँ पे वो डीमन अपने हाथ ऊपर कर देता है और वो कहता है अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं फेनरिस से मिलूंगा और मैं वैसे उससे मिलने के लिए आया था। और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे फ्लियो और फेनरिस आ जाती है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं हमें लगा कि अभी अभी बैरियर के अंदर एक डीमन एंटर किया था और वो कौन था। जहाँ पे वो कहती है जरूर वो डार्क आर्मी का किंग होगा, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पे दिखाया था कि वो डार्क वन था। जैसे ही वो डार्क वन का नाम सुनती है वैसे ही हम देखते हैं बेलोरिसा के पूरा मुंह ठंडा पड़ जाता है और बुरी तरह से कांपने लगती है और वो कहती है एक मिनट, क्या मैंने डार्क वन यानी डीमन आर्मी के किंग के ऊपर अपनी तलवार रखी, इसका मतलब अगली बार वो मुझे पक्का जान से मार देगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं फेनरिस को, जहाँ पे वो कहती है ओह तो तुम फिर से मुझसे मिलने के लिए आ गए। और इधर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड थे, जिसका नाम घाल होता है इस रियल लाइफ में। जहाँ पे हम देखते हैं उससे फ्लियो भी मिलता है और वो कहता है तो आप ही डीमन गॉड है जो फेनरिस के अंकल लगते हैं, आइए आइए आप अंदर आइए। और वो उसका अच्छे से स्वागत करता है। जहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही बेलोरिसा उसको देखती है वो एकदम से शॉक रह जाती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ में इस बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डीमन गॉड सभी के साथ मिलकर के चाय पी रहे होते हैं और वहाँ पे वो आते ही अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं जिससे वो फ्लू को अपने काबू में कर सकें। लेकिन वो देखते हैं कि फ्लू बिल्कुल शांत बैठा होता है और उनसे नॉर्मली बातें कर रहा होता है। ये देख करके डीमन गॉड कहते हैं जरूर इस बंदे में दम तो है, आखिरकार मेरे सामने कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसे बात नहीं कर सकता है, सच में इस बंदे में दम तो है। जबकि इधर हम देखते हैं बेलोरिसा को, जो कि पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है, क्योंकि आखिरकार वो डीमन गॉड के पड़ोस में बैठी है। उनका नाम सुनकर के ही लोग कांप जाते हैं। जहाँ पे वो बताता है बच्चे क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार ह्यूमन किंग और हमारे बीच में लड़ाई क्यों हुआ करती है, तो आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। और वो बताता है कि बहुत सालों पहले जब हमारे डीमन किंग, जो कि 10 वीडियो पहले हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की कोशिश की, वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे। और उसी समय से ह्यूमन राजा और डीमन गॉड दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती हैं और उसी समय से हम लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते आए हैं। लेकिन मैं अब इस लड़ाई को रोकना चाहता हूँ और मैं अपने लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकता। वैसे तो मैं ह्यूमन किंग से लड़ाई नहीं करूँगा, लेकिन अगर ह्यूमन किंग ने मेरे खिलाफ या मेरे लोगों के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो तुम जानते हो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ह्यूमन की पूरी स्पीसीज को जड़ से मिटा दूंगा। और हम देखते हैं ये कहते हुए अपना दरवाजा बहुत गुस्से से रिलीज करता है, जिसको देख लियो और फेनरिस को छोड़ करके बाकी सभी लोग डर चुके होते हैं। और वो कहता है कि बच्चे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, क्योंकि आखिरकार ह्यूमन किंग ने तुमको अपने देश से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए तुम अगर हमारी टीम में आ जाओगे तो अच्छा रहेगा।
लेकिन फ्लियो इस बात के लिए साफ-साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मैं किसी की भी टीम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो दूसरी दुनिया से आया हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ भी खड़ा होना नहीं चाहता हूँ। डीमन गॉड ये कहते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि बच्चे, एक ना एक दिन मैं तुमको अपनी टीम में लेकर के रहूँगा और फिलहाल मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही हम देख ब्लॉसम और बाकी टीममेट को, जो कि इधर बेलोरिसा को देखने के लिए आते हैं, लेकिन बेलोरिसा की पूरी आँखें चढ़ चुकी होती हैं, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी होती है। इधर हम देखते हैं बेलोरिसा को बहुत तेज से बुखार आ गया होता है और कुछ दिन बाद में जब वो ठीक हो जाती है तो उठने की कोशिश करती है और जैसे वो नीचे जाती है और वो कहती है, तो क्या कुछ खाना बनाया आज? लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पे डीमन गॉड खुद बैठ करके आराम से रसमलाई खा रहे होते हैं और उनको अचानक से इस तरह से देखने के कारण वो वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। जबकि इधर हम देखते हैं डीमन गॉड को, जो कि कह रहे होते हैं, सच में ह्यूमन लोगों का ये खाना तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इधर हम देखते हैं बेलोरिसा को, जो कि चुपके से उस घर से निकलने की कोशिश करती है जिससे वो डीमन गॉड से बच पाए। लेकिन जैसे वो बाहर निकलती है हम देखते हैं डीमन गॉड वहीं पे उसी का इंतजार कर रहे होते हैं और वो कहते हैं, ओ लड़की, तो तुम कैसी हो? क्या तुम कहीं पे जा रही हो? और जैसे ही वो सुनती है वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है और कहती है, मुझे ट्रेनिंग करनी है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जब वो खेत में होती है और कुछ सब्जियां खा रही होती है। वो दूर से देखती है कि डीमन गॉड फिर से वहाँ पे आ रहे हैं फ्लियो से मिलने के लिए और जैसे ही वो उनको देखती है और वो कहती है कि मुझे लॉन्ड्री का काम करना है और ये कहते हुए फिर से वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं इधर डीमन गॉड को, क्योंकि कहते हैं लगता है कि ये लड़की कुछ ज़्यादा ही मेहनती है। जब भी मैं आता हूँ मैं देखता हूँ ये कुछ ना कुछ काम ही किया करती है। शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ ही दूर पे हम देखते हैं ह्यूमन किंग के एक सिपाही को, जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो इधर राजा के पास आता है और वो बताता है कि फ्लियो के घर पे कुछ दिनों से डीमन आ रहा है, जो कि अक्सर उनके घर पे आता रहता है। इतना सुन करके हम देखते हैं ह्यूमन किंग को, जो कि कहते हैं, तो उस फ्लियो ने हमारा प्रस्ताव ठुकरा करके एक डीमन की टीम में अपने आप को शामिल कर लिया। जरूर वो डार्क आर्मी के साथ मिल गया होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जबकि इधर हम देखते हैं वहाँ की राजकुमारी को, जो कि कहती है, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि फ्लियो उस डीमन के साथ मिला है या नहीं, इसीलिए हमें जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और वो सतर्क रहने के लिए कहती है, लेकिन राजा कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि आखिरकार राज्य में होता क्या है, इसीलिए तुम चुप ही रहो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हीरो आ जाता है और वो कहता है, महाराज आप मुझे बस अपनी सेना दीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। उस फ्लियो को मैं अपने घुटने पे ला करके रहूंगा और मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डार्क आर्मी के महल का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं फिर से डीमन गॉड फ्लियो से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। जहाँ पे पीछे से म्याओ कहती है, महाराज आपका ऐसे किसी इंसान से रोज रोज मिलना ठीक नहीं है, लोग अब आपके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है, अगर वो बंदा हमारी टीम में आ गया तो फिर वो हमारी टीम को हराने वाला कोई भी नहीं होगा और वो बंदा बाकी लोगों से अलग भी है। वो सभी लोगों के अच्छे के बारे में सोचता है। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी न्यूज सीरीज का एपिसोड 1 नहीं देखा है, प्लीज आप लोग उसे मत भूलना। इस सीरीज का नाम है मिशन युजुकुरा फैमिली, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। और प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करो तो मुझे लगता है कि कोई मुझे बता रहा है कि मैं अपना काम कैसा कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो को, जो कि एक शील्ड बना रहा होता है, जो कि उसने ड्रैगन की खाल से बनाई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जहाँ पे हम देखते हैं फेनरिस को, जो कि आती है और कहती है, डार्लिंग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पे बताता है कि मैं इस शील्ड को बेच करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे वो कहती है, डार्लिंग सच में आजकल हम लोग आपस में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग को कहीं पे वेकेशन की ओर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है, बाहर कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फ्लियो और बाकी सभी लोग को, जो कि बाहर खड़े होते हैं। और हमें पता चलता है कि ह्यूमन किंग की पूरी आर्मी वहाँ पे आई होती है और फ्लियो के घर को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया होता है। और वहीं पे हम देखते हैं हीरो को, जो कि इधर फ्लियो से कहता है, मैं इस दुनिया का हीरो हूँ और मैं इस दुनिया को बचाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, जिसके बाद में तुम्हें मेरे अंडर काम करना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें मेरी तलवार का सामना करना होगा और तुम यहीं पे ही मारे जाओगे। इसके बाद में हम देखते हैं वो अपने मन में ही सोचने लगता है कि जो ये लड़का मेरे इस अटैक से डर गया होगा, इसके बाद में ये लड़का मेरे लिए काम करेगा और फिर पूरी दुनिया मेरे अंडर में होगी और मैं इस पूरी दुनिया का हीरो बन जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्लियो उसको साफ साफ मना कर देता है, जिसको सुन करके पूरी की पूरी आर्मी, यहाँ तक कि हीरो भी शॉक रह जाता है। जहाँ पे फ्लियो कहता है कि मैं किसी की भी टीम में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस एक शांति की लाइफ बिताना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो हीरो नहीं मानता है। वो कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं ब्लॉसम और बेलोरिसा को, जो कि उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो नहीं मानता है। तो फिर वो लोग डिसाइड करती हैं आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो फ्लियो और फेनरिस के साथ में रहेंगे। जहाँ पे हम देखते हैं जब हीरो नहीं मानता है तो फिर फ्लियो कहता है, लगता है अब मुझे ये करना होगा।
जहाँ पे हम देखते हैं तभी अचानक से वहाँ पे फ्लियो एक फॉर्मेशन बनाता है, जो कि बहुत बड़ा फॉर्मेशन था और वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करता है, जिसको देख कर के हीरो शॉक रह जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करना लगभग इम्पॉसिबल था। और हम देखते हैं उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक इतना ज़्यादा एक्यूरेट था कि उस जगह की ज़मीन के साथ में वहाँ की सब्जियाँ भी गायब हो गई होती हैं। और हम देखते हैं कि पूरी की पूरी आर्मी, यहाँ तक कि हीरो, ये सब देख कर के शॉक हो गया था, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में ये पहली बार था कि किसी ने इतनी अच्छी तरह से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ किया था। तभी हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि हीरो से कहता है, देखो वो रहा, वही वो बंदा है जो कि लगातार फ्लियो से मिलने के लिए आता रहता है, यही वो डीमन है। यहाँ पे हम देखते हैं इधर डीमन किंग को, जो कि जब वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे फ्लियो और उसका घर गायब है और सभी के सभी सिपाही उसके ऊपर मारने के लिए उनको आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन डीमन किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, आज तुम इंसानों को ये परिणाम भुगतना होगा, मुझको फेंदिस और फ्लियो से दूर करने का। और हम देखते हैं उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और बहुत तेज से चिल्ला के कहता है, डीमन आर्मी इकट्ठा हो, आज हम ह्यूमन किंग के ऊपर अटैक करेंगे। और ये कहते हुए पूरी डीमन आर्मी को बुलाने लगता है। इधर हम देखते हैं म्यो को, जैसे ही वो सुनती है वो सभी से कहती है, देखा डीमन आर्मी, समय हो चुका है लड़ाई करने का, सभी लोग तैयार हो जाओ। और जैसे ही वो कहती है हम देखते हैं कि पूरी की पूरी तरह से आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। और जब वहाँ पे हीरो नोटिस करता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डीमन किंग है, इतना देखते ही वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है पूरी आर्मी को अकेला छोड़ करके। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन मैजिक का एक बीच फॉरेस्ट में यूज होता है और फ्लियो के साथ में पूरा का पूरा उसका घर और यहाँ तक कि सारी की सारी सब्जियाँ वहाँ पे आ जाती हैं। और जहाँ पे हम देखते हैं बेलोरिसा और ब्लॉसम को, जो कि ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी सब्जियों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा होता है। तभी फेंदिस कहती है, डार्लिंग चलो अब खाने का समय हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल सकते हैं और डीमन किंग भी अब हमें परेशान नहीं करेंगे। चारों तरफ हाहाकार मचा होता है और डार्क आर्मी ने ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, वो भी सिर्फ डार्क लॉर्ड के कहने पे। और हम देखते हैं ह्यूमंस के पैलेस को, जहाँ पे अब शील्ड टूट रही होती है और वहाँ पे भी ड्रैगन्स अंदर जा पा रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं राजा के पास एक सिपाही आता है और कहता है, डिफेंस की फोर्स वॉल भी अब टूटने वाली है। जिसपे राजा कहते हैं, आखिरकार हमारा हीरो कहाँ पे है, वो दिख क्यों नहीं रहा है। जहाँ पे वो सिपाही बताता है कि हीरो ने खुद को अपने एक बार फिर से अपने कमरे में बंद कर लिया है, जहाँ पे सभी के सभी सॉर्सर सामने आते हुए कहते हैं कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, अगर चौथी दीवार भी टूट गई तो फिर हमारे पैलेस के ऊपर अगला हमला होगा, इसलिए हमें अब प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करना होगा। लेकिन राजा प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करने में थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। हम इधर देखते हैं उस मैजिकल वॉल का सीन, जहाँ पे वो मैजिकल वॉल धीरे धीरे टूट रही होती है। इधर डार्क लॉर्ड वहाँ पे खड़े होते हैं और तभी उनके सामने दो लोग आते हैं और वो कहते हैं, बस हम लोग ये वॉल तोड़ने के बाद में उनके पैलेस में सीधे घुस सकते हैं। लेकिन डार्क लॉर्ड सभी को रोक देते हैं और कहते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जल्द ही प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करेंगे और वही उनकी बस आखिरी ताकत बची है। इधर हम देखते हैं डार्क लॉर्ड ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। इधर राजा और बाकी सभी सॉर्सर्स मिलके प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज़ करने लगते हैं, जिसमें उनकी सारी की सारी एनर्जी और सारी की सारी मैजिक पावर कंज्यूम होने वाली थी। देखते हैं प्यूरिफिकेशन मैजिक एक्टिवेट हो जाता है एक सर्टेन रेंज तक, जिसने पूरे पैलेस को कवर कर लिया होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उस जगह का सीन जहाँ फ्लियो और फेनिस ने अपना नया घर बनाया होता है। जहाँ पे फ्लियो अपने काम से वापस आता है तो कहती है, डार्लिंग तो तुम आ ही गए आखिरकार, अब तुम खाना खाना पसंद करोगे या फिर क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए रूम में चले। लेकिन वो कहता है, नहीं हम पहले खाना खाएंगे। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस घर का काम थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया जाएगा। जहाँ पे ब्लॉसम डिसाइड करती है कि वो सब्जियां उगाएगी और उनको बेचने भी जाया करेगी। लेकिन बेलोरिसा और उस मैजिक वाली लड़की के पास कोई भी टैलेंट नहीं होता है। अभी फेंडिस कहती है, अरे तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो, जितने चाहो उतने दिन यहाँ पे रह सकते हो, आखिरकार तुम लोग मेरे दोस्त जो। इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस को, जो कि उस जगह पे आती है जहाँ पे सारे सॉर्सर्स लेटे होते हैं। अभी एक बूढ़े सॉर्सर्स बताते हैं, जो प्यूरिफिकेशन मैजिक हम लोगों ने कास्ट किया है उसका इस्तेमाल सिर्फ 30 दिनों तक हो सकता है, उसके बाद में प्यूरिफिकेशन मैजिक का बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर डार्क आर्मी फिर से हमारे ऊपर हमला कर सकती है। लेकिन हमारे सारे के सारे सॉर्सर्स पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, ऊपर से हमारे राजा की भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। यहाँ पे प्रिंसेस कहती हैं, जब तक राजा बीमार है वो इस गद्दी को नहीं संभाल पाएंगे, इसीलिए आज से गद्दी मेरे हाथों में आएगी और मैं सारे के सारे डिसीजंस लूंगी। और जैसे ही वो सारे डिसीजन लेना स्टार्ट करती है, वैसे ही सबसे पहले वो हीरो को उसके पद से निकाल देती है, जिससे सभी लोग कहते हैं अगर हीरो को उसके पद से निकाल दिया गया तो फिर आखिरकार हमें बचाएगा कौन। यहाँ पे वो कहती है, हीरो हमारे किसी काम का नहीं है और वैसे भी कोई जंग होती है या तो वहाँ से भाग जाता है या फिर वो अपने आप को कमरे में बंद कर देता है, फिर आखिरकार ऐसे हीरो का हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं उस हीरो को और उसके साथ साथ में उसकी मेड को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पे हीरो कहता है, आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि डार्क आर्मी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तुम लोग बच जाओगे, बात को मेरे पैर पकड़ने आओगे तो मैं तुम लोग की हेल्प नहीं करूंगा। लेकिन वो सिपाही वहीं पे ही दरवाजा बंद कर देता है।
उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्लियो को, क्योंकि जब अगली सुबह उठता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फेनरिस उसे डेट पे चलने के लिए कह रही होती है और वो कहती है सारे के सारे ह्यूमन ऐसा करते हैं अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए हमें भी चलना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं ब्लॉसम और बेलोरिसा भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग घर का काम सारा का सारा संभाल लेंगे। यहाँ पे फेनरिस कहती है डार्लिंग क्यों ना चलो चलते हैं, हम लोग हाथों में हाथ डाल करके वहाँ पे अच्छे से घूमेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग बाहर घूमने जाते हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और वो उसको नई नई चीज़ें भी खिलाता है। जहाँ पे फ्लो एकदम से मार्केट में रुक जाता है और वो फेनरिस से कहता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं इस दुनिया में मैं क्या करता, और इस दुनिया में मैं अकेला रह जाता है, इसीलिए आज तुम जो कोई भी चीज़ मुझसे मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और वो उसको जगह जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करती है अपने ऊपर पहनने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद में फ्लो उसे एक नेकलेस उठा करके देता है और कहता है का ये नेकलेस तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, और वो खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है हाँ ये प्यारा तो है। इसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग घर पे आ चुके होते हैं और फेनरिस लगातार उसी नेकलेस को देखे जा रही होती है और कहती है ओह ये कितना प्यारा है। इधर बेलोरिसा और ब्लॉसम उसी को देख रही होती है और वो कहती हैं कि जब से ये मार्केट से आई है तब से इसी को देखे जा रही है और कह रही थी ये नेकलेस इसके डार्लिंग ने इसे दिया है। इधर हम देखते हैं फेनरिस को जो कि लगातार उसी नेकलेस को बड़े प्यार से पकड़े हुए होती है। यहाँ पे ब्लॉसम कहती है चलो इन लोग की डेट तो अच्छी गई, लेकिन वो सभी लोग फेनरिस से जेलस होते हैं क्योंकि उनको ऐसा हस्बैंड नहीं मिला होता है। इसके बाद में हम देखते हैं द फ्लियो को जो कि रात को आराम से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फेनरिस उसी के बेड पे आ जाती है, जिसको देख करके उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो कहता है फेनरिस तुम क्या कर दी हो, फेनरिस फिर क्या तुम सो गई। इधर हम देखते हैं फेनरिस बहुत बुरी नींद में होती है, तो फिर वो उसे अच्छे से लेटा देता है और दूसरी तरफ लेटने का ट्राई करता है, लेकिन फिर से वो उसके चिपक जाती है। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक विंड ब्रेकर सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखा है प्लीज़ आप लोग उसे देखना मत भूलना। और हाँ, मैंने वायरल हिट्स एपिसोड भी रिलीज कर दिया है, प्लीज़ आप लोग उसे देखना मत भूलना। हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ गार्ड्स को जो कि जख्मी हालत में वहाँ पे नॉकआउट पड़े हुए होते हैं, और वहीं पे हम देखते हैं हीरो और उसकी मेट को जो कि कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे हीरो कहता है आखिरकार मैं हीरो के पद को नहीं छोड़ सकता हूँ। और हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि फ्लू आखिरकार इतना अच्छा मैजिक कैसे यूज़ कर सकता है, जबकि वो इतना अच्छा मैजिक यूज़ नहीं कर पाता है। और हमें पता चलता है कि वो फ्लू से नफरत करने लगा है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसको कोई आवाज़ आती है और कहती है मेरे पास आओ, मुझे बाहर निकालो, जिसके बाद में तुम जो कोई भी विश मांगोगे मैं पूरी कर दूंगी। और हम देखते हैं वो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है और तभी उसके सामने उसको एक स्वॉर्ड मिलती है और फिर से उससे आवाज़ आती है मुझे बाहर निकालो और फिर तुम कोई भी 3 विश मांग सकते हो। और वो कहता है ठीक है, और ये कहते हुए उस स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और अचानक से वहाँ पे बहुत तेज से तूफान आता है। और फिर हम देखते हैं एक गॉडेस से दिखने वाली लड़की को जिसका नाम किया होता है, और आते ही कहती है आखिरकार तुम ही थे ना जिसने मुझे आज़ाद किया। जहाँ पे उठ करके खड़ा हो जाता है और वो कहता है हाँ मैंने ही तुम्हें आज़ाद किया। और वो उसके पास आती है और कहती है चलो अब तुम कोई भी 3 विश मुझसे मांग सकते हो। देन हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि एक ओरेकल नाम की लेडी को वहाँ पे बुलाती है, जहाँ पे वो लेडी कहती है आखिरकार लगता है समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है जो आपको मुझे बुलाना पड़ा। यहाँ पे प्रिंसेस कहती है हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे आगे का रास्ता दिखाएं, आखिरकार अब हमें अपने किंगडम को बचाने के लिए आगे क्या करना होगा। तभी वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके गले में एक नेकलेस टाइप का ऑब्जेक्ट सभी के गले में पड़ जाता है, जिसको देख करके सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और हम देखते हैं प्रिंसेस को क्योंकि इसको देख करके थोड़ा घबरा जाती हैं और वो कहती हैं सिपाही से सिपाही जल्दी से नीचे हमारे खजाने में जाओ, वहां जा करके देखो आखिरकार हुआ क्या है। अभी हम देखते हैं वो ओरेकल नाम की लेडी बताती है कि ये नेकलेस उनके गले में तब डाला जाता है जब किसी के सर को धड़ से कलम करना होता है। यहाँ पे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि बताती हैं बहुत सालों पहले जब डार्क आर्मी ने हमारे ऊपर हमला किया था तो फिर हमारे सोर्सेस ने मिल करके एक विच को वहाँ से बुलाया था जो कि एक डिजिन होती है और उसका नाम हिया होता है। वो सभी लोगों को मार तो देती है लेकिन उसके बदले में वो इस दुनिया के आधे जीव जंतुओं को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारे सोर्सेस हमारे महाराज जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो उस डिजिन को जिसका नाम हिया होता है वो उसको एक तलवार की मदद से कैद कर देते हैं, और तब तक वो उस कैद से नहीं निकल सकती है जब तक कोई उसे खुद बाहर ना निकाले। इसके बाद में प्रिंसेस ओरेकल नाम की लेडी के पास जाती हैं और कहती हैं अब आप ही हमें आगे का रास्ता दिखा सकती हैं। जहाँ पे ओरेकल नाम की लेडी मैजिकल कार्ड्स को जमीन पे एक तरफ फैला देती है और फिर अपना मैजिक पढ़ती है और हम देखते हैं सारे कार्ड्स हवा में हो जाते हैं। और वो कहती है कि हमें अपना ट्रू हीरो को फाइंड करना होगा जो कि आपको वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। जहाँ पे ट्रू हीरो की बात आती है सभी लोग कहने लगते हैं क्या सर फ्लियो की बात कर रही है ये। तभी सभी लोग कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी उन्हें लेकर के आना होगा, लेकिन प्रिंसेस कहती है इस समय हम अपने सभी सिपाहियों को 2 टुकड़ियों में नहीं बांट सकते हैं, इसीलिए मैं खुद अकेले उसको लेने जाऊंगी। मैं फ्लियो को यहाँ पे वापस लेकर के आऊंगी। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने प्लीज़ अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप लोग यार मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ प्लीज़ आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलना कि आखिरकार आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। क्योंकि सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं द फ्लियो को कि एक मर्चेंट के पास आया होता है अपनी ड्रैगन वाली शील्ड को बेचने के लिए,
जहाँ पे वो बंदा कहता है ये शील्ड तो सच में थर्ड ग्रेड की है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, तो मैं तुमको इसकी अच्छी खासी कीमत दे सकता हूँ। जहाँ पे फ्लियो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से आगे के भी इक्विपमेंट्स खरीदेगा। जहाँ पे तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे वो बेच रहा होता है और हम देखते हैं बाहर से फेनरिस और बेलोरिसा को जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बेलोरिसा को जो कि कहती है सच में फ्लियो कितना अच्छा बंदा है, वो सारे के सारे काम खुद ब खुद ही कर लेता है। आखिरकार मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। और जैसे ही ये बात फेनरिस सुनती है और वो कहती है 1 मिनट, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कह के देखो। लेकिन वो कैसे समझाने लगती, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं वो कहने का मतलब नहीं कह रही थी। मेरा मतलब ये था कि मुझे बिल्कुल इसके जैसा बंदा चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं फेनिक्स को जो कि कहती है वो तो तुम्हारे पास है, डार्क लॉर्ड तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तुम जहाँ भी जाती हो वो वहीं पे ही पहुँच जाते हैं। लेकिन बेलोरिसा जैसे डार्क लॉर्ड का नाम सुनती है उसका पूरा का पूरा सिर ठंडा पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं बेलोरूसा, फेनरिस और वो सभी लोग वहाँ पे टहल रहे होते हैं, जहाँ पे फेनिक्स कहती है फ्लियो से कि सच में हम लोग के पास कितना कम टाइम होता है साथ में स्पेंड करने के लिए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगली बार हम लोग जब साथ में हो तो हम लोग फिर से डेट में चलें। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी फ्लियो के ऊपर वार्निंग आती है कि पीछे उसकी एक डिज़िन है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हिया वहाँ पे आ चुकी होती है। और वो आते ही कहती है, तो तुम ही हो ना फ्लियो? जहाँ पे वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, क्यों क्या हुआ? जहाँ पे वो कहती है तो तुम्हारी पहली विश ग्रांट की जाती है। और हम देखते हैं हीरो ने विश के तौर पर फ्लियो को मारने के लिए कहा होता है और वो कहता है कि फ्लियो को जान से मार दिया जाए। जहाँ पे हम देखते हैं इधर हिया को जो कि कहती है तो अब तुम्हारा मरने का समय निकट है, और वो उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन इस बार फेनरिस आगे आ जाती है और हम देखते हैं उसका पूरा का पूरा चेस्ट फट चुका होता है और हम देखते हैं लगभग वो मरने वाली होती है, लेकिन फ्लियो उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो उसको संभालने लगता है। लेकिन इधर हिया कहती है तो तुम बच गए। आखिरकार इस बार तुम नहीं बचोगे, और फिर से वो उसके ऊपर बॉम्ब से बारिश करने लगे, लेकिन फ्लियो शील्ड बना करके उन सभी बॉम्ब से बच रहा होता है। यहाँ पे हिया कहती है तो नॉर्मल अटैक तुम पे काम नहीं करेंगे, तो अब मैजिकल अटैक करूंगी। इधर हम देखते हैं फ्लियो को जो कि इधर फेनरिस को हील करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा होता है और वो उसके ऊपर वार्निंग आती है। और जब कोई स्पेल या कोई फॉर्मेशन का यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है। इनडायरेक्टली अब फेनरिस को बचाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो प्यार से उसके गाल को सहराता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जबकि इधर हम देखते हैं हिया को थंडर गॉड फायर टेक्निक का यूज करती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो उससे पूरा का पूरा इलाका दहक उठता है और हम देखते हैं पूरी की पूरी जगह जल करके राख हो चुकी होती है। लेकिन फ्लियो और फेनरिस अभी भी जिंदा होते हैं उसकी शील्ड की वजह से। जहाँ पे हिया कहती है सच में इस बंदे में दम तो है। इधर हम देखते हैं फ्लियो को जो कि गुस्से से कहता है तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।